नंबर 5, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द ज्यूडिशरी, द संसदीय सरकार में ज्यूडिशरी न्यायालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स में से ये 3rd ऑर्गन है ज्यूडिशरी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ज्यूडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर सकता। उसके ऊपर ना तो लेजिस्लेचर का और ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो देखिए बेटा, वी हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के 2 लेवल्स हैं, मतलब एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। वन फॉर द सेंटर, एक केंद्र में, एंड अदर फॉर द स्टेट्स और बाकी राज्यों में। Power of both governments have been well defined in the Constitution. Power of both governments, दोनों ही सरकारों की क्या क्या पावर है, इसको बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड किया गया है, बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। इसमें इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। We have a फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट की, मीन संघीय प्रकार की सरकार है। एंड अ सिंगल यूनिफाइड ज्यूडिशरी, और ज्यूडिशरी कैसी है? सिंगल यूनिफाइड, मतलब एकीकृत ज्यूडिशरी है, एकीकृत न्यायालय है। इन अदर वर्ड्स, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऑल द कोर्ट्स, जितनी भी अदालत हैं, इंटरप्रेट्स, वो व्याख्या करती हैं, एंड एनफोर्स द स्टेट लॉज, और राज्यों में कानूनों को लागू करती हैं, एज वेल एज लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जिस भी तरीके के कानून पार्लियामेंट में बनाए गए हैं कि वो लोगों से लागू करवाती है, और लोग यदि उसे सही तरीके से लागू नहीं करते तो उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है। द सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो देश का उच्चतम और सबसे बड़ा न्यायालय है, यदि उसने कोई फैसला एक बार दे दिया तो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट दूसरे नंबर पर, उच्च न्यायालय है आपकी, हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है। और उसके अलावा है सबॉर्डिनेट कोर्ट, जैसे आपके जो जिला न्यायालय है, ठीक है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। राज्य एक, पूरी इंडिया के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय है, हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, और हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर भी एक कोर्ट होती है जिसे हम सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट है, एंड द हाई कोर्ट आर ऑल सब्जेक्ट टू कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। जितने भी कोर्ट हैं वो सब हाई कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, जो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर होते हैं सभी सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है वो इंडिया का सबसे बड़ी हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, सबसे बड़ा न्यायिक वही है, क्या? आपका सर्वोच्च न्यायालय। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, हमारा संविधान कहता है, दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, की जो भी कानून, जो भी लॉ डिक्लेयर कर दिया आपके सुप्रीम कोर्ट ने, shall be binding on all the courts within the territory of India। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत राज्य के अंदर सभी कोर्ट उससे बंधे रहेंगे, क्योंकि वो कोर्ट सबसे बड़ा है, उसके द्वारा जो फैसला दिया जाता है सभी न्यायालयों को वो फैसला मानना ही होता है। देखिए, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना कोई एक मुकदमा लेकर आता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये मुकदमा उसका सही तरीके से फैसला नहीं दिया गया, तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है। लेकिन यदि हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया उसके विपक्ष में, और वो व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसका मुकदमा सुना जाता है और उस पर जो भी फैसला होता है वो लास्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है, वो लास्ट फैसला होता है, उसके बाद हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं हम अपील कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए साइड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पिक्चर बनी है। सुप्रीम कोर्ट, द कंपोजिशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गिवन। सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन, उसकी संरचना और उसका संगठन के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस की अपॉइंटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है।
इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट ऑफ 2019 2019 के एक्ट के अनुसार द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन शामिल होता है? एक चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सबसे बड़ा न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, उसे हम चीफ जस्टिस कहते हैं। एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, और 33 जजों से ज्यादा नहीं हो सकते। एक चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज की अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बातचीत कर एज प्रेजेंट में डीम नेसेसरी। प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों के साथ भी बातचीत कर उसकी अपॉइंटमेंट करे। बट वाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस, लेकिन जब दूसरे जजों की अपॉइंटमेंट करनी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो वो सॉरी, वाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस, जब दूसरे जजों की अपॉइंटमेंट करनी होती है तब जो प्रेसिडेंट है वो भारत के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। मतलब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है तो सभी जजेस और हाई कोर्ट के जज भी आ गए उससे बातचीत करने के लिए, सलाह के लिए। लेकिन जब बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेते हैं? चीफ जस्टिस की। द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी सीनियरिटी। अब क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिया पर अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की? किस आधार पर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है? शैल बी सीनियरिटी, सीनियरिटी के आधार पर कि वो कितना सीनियर है। देखिए आपको उससे समझ में आएगा, देखिए उसकी क्वालिफिकेशन देखिए तो आपको सीनियरिटी का मतलब समझ में आएगा। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। ये तो आपने हर एक की क्वालिफिकेशन में पढ़ा। Have been a judge of high court for at least 5 years, वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, ठीक है। और have been advocate of a high court for at least 10 years, या फिर हाई कोर्ट में 10 years के लिए वो वहां का वकील रह चुका हो। बी एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, वो एक विशिष्ट विधिवेता हो, उसे कानून की पूरी समझ हो, तो वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होता है। इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट में 5 साल के लिए वो एडवोकेट रहा हो, 10 साल के लिए सॉरी एडवोकेट रहा हो, या प्रेसिडेंट की नजर में वो कानून का बहुत ज्यादा ज्ञाता हो, तो वो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है एक जज बनने के लिए। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, टर्म ऑफ ऑफिस उसका कार्यकाल एंड रिमूवल, उसे किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है। द जज एंड जजेस एंजॉय अ रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, की जो जज है वो एक उचित सिक्योरिटी को, अपने कार्यकाल के उचित टाइम पीरियड को एंजॉय करते हैं। वंस अपॉइंटमेंट, यदि उनकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, अ जज रिटायर ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 65 ईयर, तो वो 65 ईयर की एज के बाद ही रिटायर होगा। अ जज में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, यदि जज अपने ऑफिस से, अपने पद से रिजाइन देना चाहता है तो कैसे देगा? बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लिखित में देगा, तब वो रिजाइन कर सकता है। He may also be removed from his office, या फिर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यदि वो माना जाए कि उस जज का व्यवहार कानून के अकॉर्डिंग नहीं, वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, या वो कानून की व्याख्या करने में उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तब हमारे प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं। बट दैट इज पॉसिबल, ये भी तभी पॉसिबल होगा, प्रेसिडेंट भी उसे तभी रिमूव करेंगे ओनली व्हेन एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के जो दोनों ही हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसे पास कर दें। पास कैसे करेंगे? पास द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कैसे पास होगा? मेजोरिटी होनी चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए इस बात को कि टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि हमारे लोकसभा में टोटल जितने भी सदस्य हैं
जब उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, वोटिंग कराई जाए, तो कम से कम 2/3 वोट आने चाहिए। मतलब 10 में से 7 लोग एग्री होने चाहिए, 10 में से 7 लोग एग्री होने चाहिए, तभी वो हो सकता है। 2/3 मतलब टोटल 3 पार्ट कर दिए जाए तो 2 पार्ट इस उसके जज के फेवर में नहीं होने चाहिए, प्रेसिडेंट के फेवर में होने चाहिए। मतलब यदि टोटल 300 है तो 200 लोग जो हैं, अगर वो इसे पास कर देते हैं तो क्या होता है, हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी ये प्रस्ताव पास करता है उसके अकॉर्डिंग उस जज को उसकी सीट से रिमूव कर दिया जाता है। तो जज को रिमूव करने की देखिए क्या क्या हुए, जज की रिटायरमेंट की एज कितनी हो गई, 65 ईयर। उसे कैसे हटाया जा सकता है, यदि वो लगता है, यदि प्रेसिडेंट की माने कि उसका बिहेवियर मिसबिहेवियर है, वो इनकैपेसिटी है, या फिर पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दें कि इस जज को इसके पद से हटाना चाहिए, तो उसे अपने ऑफिस से रिजाइन देना होता है। सैलरी ऑफ द जजेस, जजों का कितना वेतन होता है, कितनी सैलरीज मिलती है। The Chief Justice and the other judges are paid such salary as may be determined by the Parliament. यानी Chief Justice जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सबसे बड़ा है ना आपका, आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, किसी को पता है? वेंकटा रमना, पूरा नाम है उनका नुथुलापट्टी वेंकटा रमना। ये भारत के चीफ जस्टिस हैं, नोट कर लीजिए आप, वेंकटा रमना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस सैलरी, चीफ जस्टिस और बाकी जो दूसरे जजेस हैं उनकी जो सैलरी आर पेड सच सैलरी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है कि उनकी सैलरी कितनी होगी। इन एडिशन टू दैट, और उसके साथ साथ जजेस आर एंटिल्ड टू रेंट फ्री रेजिडेंस, उनको रेंट फ्री मतलब कोई किराया नहीं देना पड़ता और उन्हें घर मिलता है। एंड अदर अलायंस, और दूसरे भत्ते भी उनको दिए जाते हैं। देयर सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी कहाँ से निकाली जाती है, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है भारत की समेकित निधि। संकेतित निधि क्या होती है, भारत के जितने भी खर्चे हैं, मतलब एक ऐसा फंड जिसमें भारतीय व्यय के लिए जब धन की निकासी की जाए, पैसा यदि उससे निकाला जाए तो उससे संसद की परमिशन की जरूरत नहीं होती, संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। उस फंड से, आपके कंसोलिडेटेड फंड से आपकी जजेस की सैलरी दी जाती है एंड कैन नॉट बी वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट, और इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। ज्यूरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिस्डिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, क्या क्या अधिकार है और क्या क्या पावर है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। Jurisdiction means power that a court of law of exercise to interpret laws and settle to dispute. कह रहे ज्यूरिडिकेशन अधिकार क्षेत्र का मीन है द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज, की क्या क्या शक्तियां हैं, कानून का न्यायालय जिन जिन शक्तियों को एक्सरसाइज फॉलो करता है या इंटरप्रेट कानूनों की व्याख्या करता है, एंड सेटल डिस्प्यूट, और किस किस प्रकार के झगड़ों को सुलझाता है, मतलब झगड़ों को सुलझाना, कानून की व्याख्या करना और कानून के अनुसार ही काम करना, ये सब हमारे किसका काम है, कोर्ट का काम होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ एक्सटेंसिव ज्यूरिडिकेशन, सर्वोच्च न्यायालय के पास एक बहुत ही व्यापक अधिकार क्षेत्र है, उसका अधिकार बहुत ज्यादा है। बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट, जो उसका है, इसको दो भागों में बांट दिया उसके ज्यूरिडिकेशन को, एक ओरिजिनल और दूसरा अपीलेट। अपीलेट मतलब अपील करने से संबंधित। इट ऑल्सो हैज अ एडवाइजरी ज्यूरिडिकेशन, क्या एक ये कैसा ज्यूरिडिकेशन भी है, सलाहकार भी है, इसका मतलब सलाह भी देता है। इट ऑल्सो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेशन व्याख्या करने वाला है, संविधान की बिल्कुल सही ढंग से व्याख्या करता है। देखिए दो भागों में बांटा था, ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन एंड द अपीलेट ज्यूरिडिकेशन। व्हाट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन, देखिए
The original jurisdiction extend to those cases which Supreme Court has authority to hear and decide in the first instance. कह रहे ओरिजिनल jurisdiction से मतलब क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है टू हियर एंड डिसाइड द फर्स्ट इंस्टेंस, कि पहली ही बार में उन केसेस को सुने और उस पर निर्णय दे, डिसाइड करे क्या फैसला होगा. The Supreme Court in its original jurisdiction entertained this dispute. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ओरिजिनल जुरिडिकेशन के अंदर निम्नलिखित डिस्प्यूट्स को फाइनल करता है. नंबर 1, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर अदर स्टेट. यदि ये झगड़ा उत्पन्न हो भारत सरकार के बीच या एक से ज्यादा राज्यों के बीच, भारत सरकार या राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुलझाता है. A dispute between two or more state, दो या दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो भी उसे सुलझाता है. A dispute between union and any state of one side, कह रहे एक तरफ तो आपका यूनियन केंद्र सरकार हो और कोई भी स्टेट हो उसके साथ एक साइड में, और दूसरी साइड में वन और मोर स्टेट, एक या एक से ज्यादा स्टेट. एक तरफ तो यूनियन और वन स्टेट और दूसरी तरफ में वन या मोर स्टेट हो सकती हैं, उनके बीच में यदि कोई मैटर होता है तो उसको सुलझाना भी आपका कोर्ट का काम है. The Supreme Court has the sole jurisdiction with regard to above the mentioned dispute. कह रहे कि एक solid jurisdiction, एकमात्र ये इसमें अपना jurisdiction है, मतलब एकमात्र इसका अधिकार है with regard to mention the dispute, इन सभी disputes को सुलझाने का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं है. That is the above dispute, इन्हीं ऊपर वाले दिए गए डिस्प्यूट्स के अनुसार कैन नॉट बी हियर्ड और डिसाइड एनी अदर कोर्ट. इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो किसी और दूसरी कोर्ट के द्वारा ना तो सुलझाए जा सकते हैं ना ही सुना जा सकता है. The Supreme Court also entertains suits for the enforcement of fundamental rights. Such suit can be brought before the High Court as well. कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून, जो आपके मौलिक अधिकार है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं. ऐसे मुकदमे सुनाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना हो तो उस प्रकार के मुकदमे भी सुनाता है. ठीक है. केसेस इन विच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड, वो केसेस जो कानून की व्याख्या से संबंधित हो वो सब भी आपके ओरिजिनल जुरिडिकेशन में आते हैं. नेक्स्ट है आपका अपीलेट जुरिडिकेशन. अपीलेट जुरिडिकेशन क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. अपील करने के लिए फाइनल और लास्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं. एन अपील कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया. अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में यदि हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट की जजमेंट से कोई व्यक्ति अगेंस्ट है, हाई कोर्ट की जजमेंट उसको अपने पक्ष में नहीं लग रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. द अपीलेट जुरिडिकेशन एक्सटेंड टू द फॉलोइंग केसेस, ये निम्नलिखित केसेस से हो सकती है. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं, संवैधानिक जो केस है, ऑन मैटर इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या का कोई मैटर हो. The Supreme Court has the last word, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्ड लास्ट है, जो फैसला दे दिया वो लास्ट, अब उसको कोई भी आगे चैलेंज नहीं कर सकता है. An appeal lie to the Supreme Court against any judgment of a high court. Appeal lie to the Supreme Court against, अगर हाई कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ वहां पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देकर हाई कोर्ट के फैसले को नकार भी सकता है या हाई कोर्ट के फैसले को सही भी दे सकता है. ऐसा नहीं होता कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, चेंज भी हो सकता है. सिविल केसेस. सिविल केसेस क्या होते हैं? अपील इन द सिविल मैटर कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट. कह रहे यदि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये जो मैटर है सिविल मैटर हाई कोर्ट में अपील करने के योग्य है, तो वो केस जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. कैसे केसेस? Cases involve substantial questions of a law of general importance. यदि ऐसा माना जाए कि इस केसेस में क्या शामिल है, उसमें व्यापक महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है. मतलब कानून की जो व्याख्या की जा रही है उसमें ऐसे प्रश्न संबंधित हैं
जिनकी व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, तो ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर इन क्वेश्चंस को जरूरत है कि इन क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं, तो हाई कोर्ट अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नंबर 3, अपील्स इन द क्रिमिनल मैटर। अब क्रिमिनल मैटर आपराधिक मैटर हो, जैसे कि there are the two ways in which an appeal in the criminal matter may be brought before the Supreme Court. Supreme Court में विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट प्रमाण के बिना ही अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में इफ द सेशन जज हैज एक्यूटेड द एक्यूज्ड की जो सेशन जज है, जो सत्र का जो जज है, हैज एक्यूटेड, उसने आरोपी को एक्यूटेड द एक्यूज, उसने आरोपी को बरी कर दिया है, बट द हाई कोर्ट on appeal from the government reverses the decision and executional and sentence the accused to death। यदि हाई कोर्ट के जज ने आरोपी को बरी कर दिया है, परंतु सरकार ये अपील करे कि उच्च न्यायालय ने उसे बरी करने के आदेश जो दिए हैं उसे खंडित करे और उस व्यक्ति उस आदेश के विपरीत उसे मृत्यु दंड दिया जाए, तो ये फैसले आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट हैज विथड्रॉन एनी केसेस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हैज कन्विक्टेड टू एक्यूज एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ कोर्ट से कोई भी मुकदमे को अपने पास बुला सकती है और उसके एक्यूज, उसके आरोपी व्यक्ति को सेंटेंस हिम टू डेथ, उसे मृत्यु दंड की सजा दे सकती है। विद सर्टिफिकेट टू हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे, एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट, एक अपील सुप्रीम कोर्ट में तब जा सकती है द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, हाई कोर्ट के सर्टिफाइड कर दे दैट द केसेस नीड टू बी अपील्ड द सुप्रीम कोर्ट, की इन केसेस को, ये मुकदमे जो हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा ही अपील, ये जो मुकदमे हैं उच्चतम न्यायालय में ही अपील करने के योग्य हैं, तब वो जाता है कहां पर, आपका सुप्रीम कोर्ट में। बेटा इससे पहले हमारी एनसीईआरटी की बुक थी, तो एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी दे रखी थी। उसमें स्टोरी दी थी कि एक लड़की को दहेज के कारण जला दिया जाता है। ठीक है, अब दहेज के कारण उसे जला दिया गया तो मुकदमा दायर हुआ, लेकिन जब मुकदमा दायर हुआ तो जो लड़की थी उसके मायके वालों ने मुकदमा दायर कराया कि हमारी बेटी को दहेज के कारण तंग करते थे, इस कारण जला दिया गया। लेकिन वहां पर बहुत सारे जो पड़ोसी थे उन्होंने भी उसको मतलब उनकी तरफ से बताया, उनकी तरफ से क्या कहते हैं उसको, क्या देना, क्या कहते हैं, साइड लेना। हाँ, उनकी साइड लेना, कुछ एक और वर्ड भी कहते हैं, गवाही, हाँ, उनकी तरफ से गवाही देना। तो पड़ोसियों ने भी उनकी तरफ से गवाही दी कि इनके घर से आए दिन झगड़े की आवाज आती थी, और जब शोर सुनकर वो लोग घर के अंदर गए तो उस लड़की के कपड़ों में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी, तो उसे बाद में हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसकी क्या मृत्यु हो गई। तो उसकी वाइफ, उसके जो लड़की की डेथ होती है वो और उसके हस्बैंड दोनों पर, और उसके जो और भी इन-लॉज थे, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब पर केस फाइल होता है और उन्हें जेल हो जाती है। ठीक है, मुकदमा दायर होता है। अब वो लोग अपना वकील करते हैं, वकील, ये जो फैसला जाता है आपका हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ये फैसला देता है। हाई कोर्ट में उन्होंने वकील को काफी सारा पैसा खिलाया और किसी भी तरीके से उन्होंने इस तरीके के गवाहों को पैदा किया कि अब ऐसा लगने लगा कि वो लड़की शायद खुद ही उस स्टोव वो फट गया और उसमें आग लग गई और वो लड़की जलकर मर गई। ठीक है, तो कोर्ट ने उन सबको, संतोष यादव के नाम का ये केस था, तो उन्हें वो बरी कर देती है। अब उन्हें बरी कर दिया, लेकिन अब उसके परिवार वालों को कहाँ चैन था, उन्हें लगा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया ये जजमेंट सही नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे सर्टिफाइड नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा दोबारा ओपन हुआ और इस पर पूरी की पूरी तहकीकात हुई और जिसमें उसके इन-लॉज को आरोपी माना गया और उन्हें किसी को तो उम्र कैद की सजा हुई,
ठीक है, सभी को, लगभग सभी को उम्र कैद की सजा वहां पर हुई थी, और शायद ब्रदर इन लोग को 10 ईयर्स की। एक और भी मुकदमा था, चोरी का मुकदमा था एक। ठीक है, इस टाइप के कई मुकदमे होते हैं। जब हम हाई कोर्ट के फैसले से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, एक तो ये, या फिर कभी कभी हाई कोर्ट ही उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है। जब हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुलझाने योग्य है, तो वो उन्हें वहां पर भेज देता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देता है वो लास्ट है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उसने जो फैसला दिया, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है बेटा। यस मैम। अब मुझे ये बताइए, नोटबुक के बारे में बताइए, नोटबुक कितने बच्चों ने कंप्लीट कर ली? आज कौन चेक करवाने वाला है? हमारी कंप्लीट मैम मैंने कल सिविक्स का काम कर लिया था, अभी ज्योग्राफी का चल रहा है। कौन कौन बेटा, 1 बाय 1 बोलो ना, जिससे मैं पूछ रही हूँ, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता कौन बच्चा बात कर रहा है। बताओ। मैम कल मैंने सिविक्स का काम कंप्लीट कर लिया था, अभी ज्योग्राफी का कर रहा हूँ, अभी तो चल रहा है। कौन बोल रहा है ये? मन अंश। सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया अंश? नमन। अच्छा नमन, मैंने आपको, आपके पास क्या क्या काम था बेटा, कितना कितना कर रखा था आपने? मैम मैंने ज्योग्राफी का बस चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं था, और सिविक्स का चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चन आंसर। तो मैम मैंने सिविक्स का चैप्टर 3 कर लिया, और ज्योग्राफी का चल रहा है। चल रहा है, तो आप मंडे को मुझे कंप्लीट दिखा देना, ठीक है? ओके मैम। मैम सिविक्स अभी दिखा दो कंप्लीट। सिविक्स का दिखा दो नमन, ओपन करो। मैम वेट अ मिनट। ओके, क्लियर है क्लास में? हिमेश, कल्पना, कल्पना ओपन योर माइक। यस मैम। कल्पना, क्लास डेली क्यों नहीं अटेंड होती आपकी? मैम पापा घर पे नहीं रहते हैं, आपने पापा के फोन से अप्रूव कर रखा है। अब हमारे घर वाला फोन आ गया नया, उस पे अप्रूव करना आपको। तो आप उससे डालो तो मैं अप्रूव कर दूंगी, मुझे फोन कर देना आप। ओके मैम, हम आज कर देंगे। लेकिन क्लास के बीच में फोन मत किया करो बेटा, क्लास से ओके मैम। पहले ही आप मैसेज, वैसे तो मैं डेली चेक करती हूँ, आप अभी डाल देना, मैं अभी अप्रूव करके छोड़ दूंगी उसे। ओके मैम। ठीक है, कल्पना आपने कितना काम कर रखा है? मैम 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 ने नमन एक सेकेंड, कल्पना कितना काम कर रखा है? मैम ने जियोग्राफी का तो पूरा कर रखा है, फिजिक्स का उसका कल्पना, क्या नाम, पॉलिटिकल का। ज्योग्राफी का वर्क दिखाओ बेटा, नोटबुक ओपन करो, 5 हम मिनट कर की है, रहे हैं। दिखाओ। लाओ नमन, इतने आप दिखाओ। नमन यस मैम। दिखाओ बेटा, इतने आप दिखाओ। मैम मैम चैप्टर 1 से शुरू करो ना फिर से। चैप्टर आपका मैंने कहाँ टिक लगाया है, इसको मैं आपका नाम देखती हूँ, नमन यादव। यस मैम। आपने मुझे चैप्टर 1 और 2 दिखा दिया सिविक्स का। यस मैम। ठीक है, आपने मुझे चैप्टर नंबर 3 भी दिखा दिया ज्योग्राफी का। अब आप इसके अलावा दिखाइए मुझे, चैप्टर 1 और 2 कर रखा है ज्योग्राफी का? जियोग्राफी का चैप्टर 1 मैम मेरा नहीं हो रखा मैम, क्योंकि जब मैं अवेलेबल नहीं था। अच्छा, 1 तो मैं दोबारा करवाऊंगी, इस चैप्टर नंबर 5 के बाद ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दोबारा करवाऊंगी। और चैप्टर 2 मैम चल रहा है, अभी चल सिविक्स रहा का है, तो कंप्लीट। बेटा जब आपका पूरा हो ना तब चेक करवाना मुझसे। चैप्टर 3 पूरा हो गया सिविक्स का? हमारा चैप्टर मैम यस मैम हो गया। दिखाओ, ओपन करो नंबर। मैम हमारा चैप्टर 3 चेक कर लो, सिविक्स। बेटा 1 मिनट का, 1 मिनट रुको। नमन जल्दी दिखाओ बेटा, इतनी देर मत लगाओ। कहाँ गया है ये नमन? हनी, हनी कैमरा और माइक मैम दोनों ऑन करो। मैम मेरा कैमरा तो मैम ऑन है। कैमरा ऑन है आपका नमन? यस मैम। दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, आगे करो। तेज उड़ रहा है, पकड़ लो उसे।
कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? लास्ट क्वेश्चन पर आओ। इंपॉर्टेंट नोट्स कर रखे हैं? ठीक है, ठीक है नमन। चैप्टर 2 कंप्लीट करूं सॉइल वाला आप जल्दी। अब देखो ये हनी ने लीव कर दिया। मैम हम क्लास लीव कर दें? नहीं, अभी 2 मिनट रुको। गार्गी दिखाओ। यस मैम। बेटा चैप्टर नंबर 3 भी किसने दिखाना है? 1 बाय 1 दिखाते जाए मुझे। गार्गी, यस पेज पलटो बेटा। यस यस, चेंज करो। वेरी गुड। ओके, ठीक है बेटा। कल्पना, 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 आवाज नहीं आ रही मेरी। और कौन 6 दिखा रहे बच्चे हैं बैठे गार्गी के हैं पास? मैम, सिर्फ 5 पलक बच्चे। दिखाओ। 5 पलक स्टूडेंट दिखाओ। हैं। पलक, आपने तो मुझे कल दिखा दिया 3 चैप्टर का। आप लीव कर दो क्लास। अंश, आपने? अंश, आदित्य से अंश की आईडी है ना? ओपन योर माइक एंड कैमरा भी ओपन करो। गार्गी लीव कर दो। नमन यादव लीव करो। दिखाओ। अंश फटाफट दिखाओ। बाय मैम। अंश, अभी से मेरी आवाज नहीं आएगी। अंश, कल्पना लीव कर दो क्लास। लीव करो क्लास को, दोनों बच्चे लीव करो। आदित्य दिखा रहे हो या बंद करूं क्लास को मैं? अंश, अंश, अंश लीव करो।